जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है आपका आउटसोर्सिंग मैनेजिंग इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस। इसमें हम थोड़ा सा आपके मैंने इस वीडियो में बेसिकली दो पार्ट्स में थोड़ा सा डिवाइड किया है। एक तो ये कि आउटसोर्सिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़े से ड्रॉबैक्स भी बताए हैं, और उसके सेकंड पार्ट में मैंने भी बताया कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो ये मैनेज जो आपके और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट भी ऑब्वियसली दिया है मैंने। आउटसोर्सिंग के मुतालिक बात करेंगे। बेसिकली ये जो होती है ना एक अरेंजमेंट होती है। आउटसोर्सिंग बेसिकली एक अरेंजमेंट होती है जो कि दो लोगों के बीच में, दो फर्म्स के बीच में, या एक फर्म से एक बंदे या एक बंदे से एक फर्म के बीच में, कि किसी एक टास्क को या मल्टीपल टास्क को उसने परफॉर्म करना होता है। यूजली जिस चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, या उसको किसी चीज़ के लिए काम में पेस चाहिए हो, या कोई इस तरह की सिचुएशन हो, तो ऐसे मौक़ों में वो उस प्रोजेक्ट को, उस टास्क को, उस एक्टिविटी को आउटसोर्स कर देता होता है। ठीक हो गया। इसमें आपके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हम यूजली क्यों आउटसोर्स कर रहे होते हैं? अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं इसको कहूँगा कि लो पे पैकेज, इन अ सेंस कि देखिए मैं किसी और मुल्क की कंट्री को हायर करता हूँ, किसी बंदे को वहाँ के लोगों से काम कराता हूँ। पाकिस्तान की लेबर चीप है, ठीक है, टेक्निकल जितनी भी यहाँ पे एक्सपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक चीप है एज़ कम्पेयर टू यूएस। ठीक हो गया। यूके की भी बड़ी अच्छे हाई पेज देते हैं वहाँ पे लोगों को, बट पाकिस्तान में काफ़ी कम है। तो वहाँ पे सारी की सारी जो कंपनीज हैं ना, वो ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि वो यहाँ पे फर्म स्टार्ट कर दें, या कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि एक मतलब हेड ऑफिस उनका वहाँ पे होगा, बाकी सारी फर्म्स यहाँ पे भी होंगी उनकी। आपको पता होगा इसकी एग्जांपल में IBM भी आपकी इसमें है, आपकी टेराडेटा इसमें है, इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा फर्म्स हैं जो कि इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, कि उन्होंने अपने जो हेड ऑफिस हैं, जो हेड क्वार्टर्स हैं, वो उनके अपने वहीं पे हैं। ठीक है। ज़्यादातर आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का भी देखें आप, वो भी सेटल में है उसका, ठीक है। बट उनके अगर आप देखें उनके बाकी ब्रांचेस जो हैं वो आपको काफ़ी कंट्रीज़ में नज़र आएंगी। दुबई में भी है उनका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, इंडिया में है, ठीक है। टेराडेटा को अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी है, इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी है। IBM की तो खैर आपको पता ही है कि हर जगह पे ही है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे उनको लेबर थोड़ी सी सस्ती पड़े, यूजली वहाँ पे आउटसोर्स कर देते होते हैं। ठीक हो गया। वहाँ पे उनके पैसे थोड़े से इस तरह बच जाते होते हैं फर्म के। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको बेसिकली कोई टीम मैनेजमेंट नहीं करनी होती। यहाँ पे आप उनके साथ सिर्फ जो है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, या CEO जो है, या जो भी है उसके साथ आपने जब आउटसोर्स किया प्रोजेक्ट को अपने, तो बेसिकली आप उसे क्या कहेंगे कि हमें इस टाइम तक ये सारी की सारी चीज़ चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि वो बाउंड हो जाएगा उसके, कि उसने जो टाइमलाइन आपको बताई है वो उस पर वो अमल करे, उसको फाइनलाइज करके आपको कंप्लीट करके दे, और बीच में जो जो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस तरह मीटिंग्स करेंगे या जो भी है, वो फिर उस हिसाब से आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा और आपके साथ चीज़ें शेयर करेगा। आपको ऐसा कोई और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नहीं करनी, कोई झंझट नहीं पालना कि कौन किस टाइम आता है, कौन किस टाइम देता है, ठीक है। आपको डे टू डे टास्क डिफाइन करना, या डे टू डे टास्क जो है उसकी रिपोर्ट लेना, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना, आपको इस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बेसिकली बस एक दफ़ा उनको सारी चीज़ें शेयर कर देते होते हैं, वो फिर उसके अगेंस्ट आपको आपके फुल फ्लैश प्रोग्राम को आपको पहुंचा देते होते हैं। ठीक हो गया। फिर हो गया एग्जाम्पशन फ्रॉम लॉ एंड टैक्स पे, ठीक है। बहुत सी चीज़ों में आपको टैक्स जो हैं वो देने पड़ते हैं अपने मुल्क में, ठीक है। अमेरिका के टैक्स पॉलिसीज़ बहुत टफ हैं, बहुत हाई हैं, अच्छे खासी वो आपको मतलब अच्छे खासे आपको इसमें जो है ना फाइनेंशियल आपको ढस पड़ती है, समझ लें आप, ठीक है। आपका इसमें ये भी है कि आप जो है जिन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं उनकी भी आपकी काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती हैं, लाइक उनकी इंश्योरेंस हो गई, उनकी मेडिकल हो गई, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। तो क्या होता है यहाँ पे कि जिस टाइम आप आउटसोर्स कर देते हैं तो फिर आपको वो झंझट वगैरह नहीं पालनी पड़ती। ठीक हो गया। सेकेंडली है कि अगर आपने किसी इस तरह की कंट्री में दिए जहाँ हम आए, तो वहाँ पे आपकी और सी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, जैसे मैंने आपको प्लस फर्स्ट पॉइंट में बताया, लो पे पैकेज वाले पॉइंट में। ठीक हो गया। तो आपकी काफ़ी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाती होती है, ठीक। फिर इसके बाद आ गया कि आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना होता, ठीक है।
कोई आपको कोई सेटअप नहीं ऑर्गेनाइजेशन का बनाना पड़ता, ठीक है। आप अगर फर्ज करें कि आप 1 से 2 बंदे ही हैं, ठीक है, और आप जो हैं वो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हायर कर लेते हैं, तो आप किसी ऐसी फर्म को या किसी ऐसे बंदे को दे देते होते जो वो उसका हेडेक होता है कि वो उसको सॉल्व करे, आपके लिए कोई इसमें वो नहीं होती है। मैं खुद पर्सनली अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं भी यही करता हूँ कि मैंने कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पकड़े थे वेबसाइट से रिलेटेड, हालांकि मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट मैंने उसको किया, हायर किया प्रोजेक्ट को अपने अच्छे रिलेशंस के बेस पे, और मैंने फिर उसको आगे आउटसोर्स कर दिया, अपना मैंने कट रख लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि मुझे तो ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखना था, बस मैं उनसे थोड़ी सी रिपोर्ट्स ले लेता था, तो आगे फॉरवर्ड करके बता देता था कि इस तरह से है, ठीक है। तो ये है कि मुझे ऐसा कोई मतलब बाकायदा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना था। तो ये भी है कि आपको अगर कोई आपके पास अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या मैंने कोई बिलिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए कोई सेटअप नहीं बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। मैं कोई बंदे नहीं हायर करूंगा, जगह नहीं, इस तरह से मैं उनको कह दूंगा कि जी ढूंढूंगा कि कहाँ पे कोई वेबसाइट कोई बनाने वाला कोई बंदा या कोई टीम मिल जाए, मैं उनको आउटसोर्स कर दूंगा। इसी तरह मैं बिलिंग वाला टीम को कह दूंगा कि आप मुझे ये काम कर दें, वन टाइम वो काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद ये है कि उसकी जो ईयरली अपडेट होगी जो होगी तो वो मैं उसके साथ शेयर कर लिया करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है कि आपके पास जो है ना रेडी अवेलेबल टैलेंट पूल होता है, ठीक है। आपके पास फर्ज करें कि आप अभी काम कर रहे हैं और आपके पास एकदम से कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या हायरिंग करेंगे बाकायदा लंबी सी, फिर सबके इंटरव्यूज करेंगे, फिर स्क्रूटनी करेंगे, फिर आप इस तरह से करेंगे, फिर टास्क डिवाइड करेंगे, फिर इस तरह से लंबा काम है। आप क्या करते हैं कि आप एक फर्म के पास चले जाते हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है, उसके पास जाके कहते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट कराना है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके पास ये टीम अवेलेबल है, डेफिनेटली उनके पास वो होगी, या आप इतना तो सर्च करेंगे कि वो इतनी टीम हो जिसके पास वो स्किल्स हो, ठीक है, उसके बाद वो कर लेंगे। आपको शायद आइडिया होगा अलीबाबा जो है वेबसाइट, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही उसका यही है कि वो आपको 2 लोगों को बीच में मिला देता होता है। तो आप बेसिकली यही काम कर देते होते हैं कि जो वहां पे काम करने वाले हैं और आपने काम करवाना है तो उन दोनों का आपस में कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बेसिकली इसमें भी यही है कि जब आपने आउटसोर्स किया तो आपने उस बंदे को किया जो कि उस चीज़ से रेलेवेंट था, आपने उसके साथ चीज़ें शेयर कर ली, अपनी डिमांड्स बताई, उसने आपको कहा कि मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आपका काम जो है वो जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई झमेला भी नहीं पालना पड़ेगा, और इसमें सिंपल यही है कि आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसका आपको फौरन ही स्किलफुल पर्सन या टीम या मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल जाएगी, ठीक हो गया। फिर ये है कि फोकस ऑन कोर प्रोसेसेस। आपका ये है कि आपके जो अपनी फर्म है, फर्ज करें आपके फर्म के पास कुछ अच्छे रिलेशंस के बेस पे कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और आपके पास कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, या बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, तो आप ये है कि आप इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स या जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आप आउटसोर्स कर दें, या जिसकी डेडलाइन करीब नहीं है वो आप इस तरह से आउटसोर्स कर दें, ठीक है। और जो आपका कोर इस टाइम प्रोजेक्ट है आप उस पर फुली फोकस कर सकते हैं, ठीक है, उनके प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं गिरेगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर आप कर लेना तो आपका जो है वो फोकस मेंटेन रहता है आपके कोर प्रोसेसेस पे, ठीक हो गया। फिर आपका ये है कि नो स्पेस रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको कोई सेटअप नहीं बनाना, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ही खड़ी करनी किसी चीज़ के लिए, आपने सिंपली उसको आउटसोर्स करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली कोई स्पेस भी नहीं चाहिए अपने ऑफिस के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली अभी एग्जांपल दी है डेंटिस्ट की, तो उसमें भी यही है कि अगर मुझे वेबसाइट बनानी है बिलिंग, तो मुझे अपने क्लिनिक के अंदर कोई स्पेस नहीं उनको प्रोवाइड करनी, मैं उनको ऑनलाइन बता दूं या उनके पास जाके बता दूं, अगर कोई उनकी फिजिकल एविडेंस है उस फर्म की, सर्विस फर्म की, तो मैं उसके पास जाके उसको बता दूं कि आपने ये काम करना है, और उस तरह से, या जैसे आपको पता ही है कि बहुत से काम आपके ईमेल्स पे ही हो जाते हैं, तो आप इस तरह से, तो आपको बेसिकली कोई स्पेस नहीं चाहिए, ना आपको कोई स्पेस को फ्री करना है किसी के लिए भी। इसके बाद हम बात करते हैं जी थोड़े से डिसएडवांटेजेस की तरफ, और वो मैंने रेड उसमें लिखे हैं टेक्स्ट में।
नुकसान क्या है इसमें? नुकसान है कि आपकी जो लोकल जॉब्स है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये बड़ी फर्म्स जो हैं वो बाहर आउटसोर्स तो कर देती हैं, अपनी फर्म के पैसे तो बचा रहती होती हैं, बट ये होता है कि वो जो वहाँ के लोकल के लोग होते हैं जो कि इतनी एजुकेशन लेके आते होते हैं और सारे काम किए होते हैं उन्होंने, वो जॉब नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। आप हर काम आउटसोर्स करना स्टार्ट कर देते होते हैं, ठीक हो गया। फिर ये है कि आपकी लोकल इकोनॉमी बड़ी टूट जाती होती है आप जब आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था यूएस की, अमेरिका की, कि जब वो आउटसोर्स करती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को, तो उनमें ये बड़ा इशू होता है कि, और ये अच्छी क्वेश्चन रेज भी होता है कि आप अपनी लोकल कम्युनिटी को तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है, और आप बाहर के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मॉनिटरी पॉलिसीज़ उनकी हमारी वजह से जो है वो अच्छी हो रही है और हम जो है वो वीक हो रहे हैं, और क्वेश्चन वैलिड भी है उनका, बट पॉइंट यही है कि हर बंदा इन दी एंड अपने आप को भी देख रहा होता है कि मैं कितनी हद तक वो अपने आप को बचा सकता हूँ, ठीक है। तो हर किसी के पास एक लिमिट तक ही लिवरेज होती है कि वो काम करे और उस पर इन्वेस्ट करे या उसमें पैसा लगाए, ठीक है। बाहर तो है, फिर वो जब बंदे लोकल हायर करेंगे तो जाहिर बात है उन पर फिर और भी प्रोसेसेस होते हैं, उनकी हेल्थ बेनिफिट्स, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है इस देखा जाए तो लोकली जब आप देखते हैं तो फिर आप इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर देते होते हैं और आप आउटसोर्स कर देते होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बहुत सी फर्म्स जो हैं, बहुत सी फर्म नहीं सॉरी, जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो हम लोगों को जब हायर करती हैं, पाकिस्तानीज़ को, इंडियंस को, तो बड़ा लो पैकेज पे देती हैं, ठीक है। वही प्रोजेक्ट उनको अमेरिका में वही बैठा हुआ जो डिज़ाइनर होगा वो $30, $50, $20 इस पे काम करके देगा आपका जो एक लोगो डिज़ाइन है बेसिक, ठीक है। बट आप जब वो वहाँ के बंदा यहाँ पे किसी को करेगा तो यहाँ पे वो क्या देते हैं, $5, $60, $10, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है कि वो अपनी तरफ से देखते हैं कि जी हमने पैसे बचा लिए हैं, ठीक है। तो इसमें है फ़ायदे भी और नुकसान भी, बट ये है कि जब आपके पास लिमिटेड बजट है और सारी चीज़ें लिमिटेड हैं तो फिर आपको ये देखने पड़ते हैं। तो फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का एक फ़ायदा होता है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी का नुकसान होता है, बट इन लॉन्ग रन आपको पता ही है कि किसी का फ़ायदा ही बेसिकली किसी की अपॉर्चुनिटी ही बनती है, ठीक है। किसी का नुकसान होता है तो वो किसी के लिए फिर वो भी बनती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। इसमें बताया ये जा रहा है कि जो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के बीच में, बिजनेस के हवाले से, फर्म्स के बीच में जो होते हैं बिजनेस के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई किसी तरह से, इसको कहते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, ठीक हो गया। इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट जो होता है किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस पे, वो पूरा हो जाता है, ठीक है। और ये खाली ये नहीं है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट ही पे फोकस रखते हैं, इनके जो सेपरेट वो होते हैं इंटरेस्ट वो भी बन रहे होते हैं, ठीक हो गया। लाइक अगर एक बंदा है जो कि कपड़ा प्रोड्यूस करता है और एक बंदा है जो टेलर है, ठीक है, और एक मिल के बिजनेस करते हैं कि हम एक बने बनाए स्टिच सूट्स सेल करें, ठीक है। तो इसमें तो चले ठीक है, उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसमें भी उनका फ़ायदा है, ठीक है, कि उनकी चीज़ प्रॉपर बिक गई, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें तो इसमें जो कपड़ा बना रहा था उसकी कपड़ा भी सेल हो रहा है, ठीक है, तो उसका ये इंटरेस्ट भी अच्छा चल रहा है और बिजनेस इंटरेस्ट, और दूसरे का जो सिलाई का है वो भी चल रहा है, ठीक है। फिर जो तीसरे का खाली बेनिफिट प्रॉफिट पे आ रहा है वो भी है, ठीक है। तो उसको अगर आप थोड़े से बिजनेस मॉडल को बड़े पैमाने पे देखें तो उसमें इनको हर किसी को अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है और उनका सेपरेट इंटरेस्ट भी है, ठीक हो गया। और इसमें यह है कि वो इंडिपेंडेंट भी रहते हैं और ऑटोनोमस भी रहते हैं, ठीक है। वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में डिस्टर्ब नहीं होते आपके। जैसे अगर मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी है तो वो और लोगों को भी कपड़ा वगैरह प्रोवाइड कर सकते होते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक हो गया। बेनिफिट्स ये हैं इसके कि आपका जो काम है ना वो बड़ा एफिशिएंट किस्म का होता है, ठीक हो गया। आप जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का काम एक बंदा कर रहा है, ठीक है, और उसको अगला पार्ट जो है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का बंदा कर रहा है, ठीक है।
तो क्या होगा कि ओवरऑल प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। लाइक मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो सेवर फूड्स है, ठीक है, उनके राइस जो हैं वो अगर कहीं से परचेज़, जैसे काफ़ी शुरू में बिज़नेस के वो कहीं से परचेज़ किया करते थे, ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी का राइस उठाते थे, वो जिससे उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी का बेसिकली उनको राइस देता था, ठीक है, और वो बनाने वाले जो सेवर फूड्स खुद थे वो भी बहुत अच्छा बनाते थे। तो होता क्या था कि उन दोनों का जो कोलैबोरेशन थी वो एक बड़ी अच्छी फाइन प्रोडक्ट निकालती थी। मुझे यहाँ पे फाइन प्रोडक्ट भी लिखना चाहिए था ब्रैकेट में, तो बड़ा फाइन प्रोडक्ट निकलता था, या फाइन सर्विस भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि फाइन सर्विसेज दिया करते थे। तो ये है कि जब आपकी दो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा फर्म इस तरह से अच्छे काम करने वाले हों तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट तो बहुत ही आउट क्लास होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। एफिकेसी आती है आपकी परफॉर्मेंस में, ठीक है, स्मार्टनेस आती है, अच्छी चीज़ परफॉर्मेंस आपकी बन जाती है, ठीक हो गया। आपका जो है वो इफेक्टिवली प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होता है आपका, आप जो है अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करते हैं। आपको शायद मालूम हो कि नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा वीक कंट्री में दें, नॉट नेसेसरी, आप आउटसोर्स जब करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। आउटसोर्सिंग में ऑफशोरिंग भी एक चीज़ आती है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑफशोरिंग में ये होता है कि हम बाहर के किसी कंट्री के साथ बात करते हैं। आउटसोर्सिंग तो आप चलें लोकली भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफशोरिंग जो होती है वो आप हमेशा बाहर की कंट्रीज़ के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये करते हैं, लाइक नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो अमेरिका है वो चाइना में ही इन्वेस्ट करेगा, ये भी पॉसिबल है। और ये एग्जांपल भी है कि चाइना ने भी कुछ फर्म्स अपनी बाहर के मुल्कों में किया कि वो वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखें, समझें, फिर वो उसको अपने मुल्क में भी लेकर आएँ, ठीक है। तो आप आउटसोर्स इस सेंस में भी कर सकते हैं कि अभी आप उनसे चीज़ें करवाएं, सीखें, उसके बाद आप उनसे खुद भी सीखना स्टार्ट कर दें, ठीक हो गया। फिर ये है कि हेल्दी कंपटीशन होता है आपका इस मामले में। ये बात है कि जिस टाइम आप देखें कि आप एक फाइन प्रोडक्ट देते हैं तो जो ओवरऑल मार्केट है उसमें बड़ा एक अच्छा किस्म का, तगड़ा किस्म का आप जो है ना वो मैच देखते हैं। लाइक आप देखें कि एग्जांपल ये है कि थोड़ी सी आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट भी है, ऑफशोरिंग का है और नहीं भी है, बट एग्जांपल थोड़ी सी आपको मैं रिलेट इस तरह से करूंगा कि देखें हम लोगों ने जिस तरह से जॉइंट वेंचर किया था जेएफ थंडर के लिए, ठीक है, हम लोगों ने मिल के काम किया था, ठीक है, कुछ चीज़ें उन्होंने हमें कहीं बनाने को, कुछ चीज़ें उन्होंने की, ठीक हो गया। तो हमने दोनों ने अपनी फुल अच्छी तरीके से जब काम किया तो हमने F-16 को बड़ा टफ टाइम दिया, ठीक है, फाइन प्रोडक्ट थी, ठीक हो गया। तो जो नए उसके वर्जन्स आ रहे हैं जेएफ थंडर के, वो जो F-16 के थोड़े पुराने वर्जन्स हैं वो सारे उनको ऑब्सोलीट कर रहे हैं। और प्राइस में आपको शायद मालूम ही होगा कि अगर वो 100 रुपए का है तो वो आपको शायद 1200-1500 रुपए का F-16 पड़ता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट एक अलग चीज़ है, वो एक अलग प्रायोरिटी होती है। तो बेसिकली आपका हेल्दी कंपटीशन होता है जब आप जो है अच्छे इस तरह से अपने रिलेशनशिप इस तरह के बनाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर इसके बाद ये है कि बिजनेस रिस्क आपके कम हो जाते होते हैं। बिजनेस रिस्क इस वजह से भी कम हो जाते होते हैं कि आप जो है जब फाइन क्वालिटी निकालेंगे, फाइन प्रोडक्ट निकालेंगे और एक अच्छी फर्म के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे और आप भी अच्छी फर्म है और आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है और आप उतनी अच्छी लेवल की एक चीज़ बना के फिर बाकी किसी और से काम करवाते हैं, तो ओवरऑल इस तरह से तो आपका ये है कि जब प्रोडक्ट ही अच्छा है तो फिर नॉट और आप प्राइस अगर ठीक रखें तो फिर ये है कि आपका बिजनेस रिस्क भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। आप ऑब्सोलीट नहीं होंगे मार्केट में, आपको काटने वाले लोग जो हैं आपके बिजनेस को वो थोड़े कम होंगे इस मामले में, ठीक हो गया। तो बिजनेस रिस्क आप में थोड़ा सा कम होता है। ग्लोबल कम्युनिकेशन मैंने आपको जिस तरह से शुरू में बताया कि जब आप आउटसोर्स करते हैं तो आप बाहर की चीज़ें भी सीखते हैं, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट को सीखते हैं, उनके वर्किंग उसके कि क्या उनका एनवायरनमेंट है, क्या उनका कल्चर है। लोग जैसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं जापानीज़ को कि जो जापान है वो बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, उनके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि वो 12 बजे आपके पास मुलाकात करने को आएंगे तो वो होपफुली आपके पास पहले ही आए हुए होंगे, बट 12 बजे वो उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो आप चीज़ें लर्न करते हैं, आप चीज़ें जो हैं बाहर की चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अपने हिसाब से कल्चर के साथ अडेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया।
फिर ये है कि एक दो और इसमें क्या मैं ऐड करूँ, इसमें ये है कि आप जब इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाते हैं ना, तो एग्जांपल में एक आपको एक सप्लाई चेन की मैं देता हूँ कि आप अच्छे रिलेशनशिप्स की बेस पे जब काम कर रहे होते हैं तो आपके पास फिर एक ही जैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट आती है और आप और फर्ज करें अच्छी जगह से परचेज कर रहे हैं, तो आपका उनके साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती होती है कि वो आपको शायद उससे और बेहतर चीज़ देना स्टार्ट कर दें उसी प्राइस में। ठीक है, आपके बिजनेस रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप होते हैं बिजनेस रिलेशनशिप में कह देते होते हैं कि एकदम से डिमांड आ जाती होती है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उनको कहते हैं कि हमें आज डिमांड जो है, फ़र्ज़ करें मैं बिज़नेस का काम करता हूँ, राइस बनाता हूँ मैं, बिज़नेस जो है मेरा फूड का, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आज इत्तेफाक से मेरे पास बड़ा एक ऑर्डर आ गया है, तो अगर आप काइंडली मुझे 100 किलो चावलों के बजाय 120 kg राइस दे दें, तो वो एकदम से आपकी डिमांड भी पूरी कर देते होते हैं। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप से थे कि इसी की बेस पे आपके उसने आपको आपकी डिमांड पूरी कर दी। ठीक हो गया। फिर इसमें ये हो गया कि फ़र्ज़ करें अनफॉर्चुनेटली आपके पास इस टाइम उतना बजट नहीं था, पैसे नहीं थे इस टाइम पे, तो आपने उसको कहा कि मैं आपको पेमेंट 5 दिन बाद दे दूंगा, नेक्स्ट वीक दे दूंगा, अगर आप काइंडली मुझे इस तरह से कर दें कंपनसेट कि आप अभी ये अपना रॉ मटेरियल पहुंचा दें, तो वो आपको पहुंचा देते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके बहुत ही अच्छे होते हैं बिजनेसेस को करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए। तो ये चैप्टर थोड़ा सा जो है बिजनेस से रिलेट भी कर रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा जो है आपके प्रोजेक्ट से रिलेट भी कर रहा है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो बिजनेस जो आपके चल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा रिलेट कर रहा है। तो फिलहाल इस चैप्टर को हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक के उनको भी मेंशन करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल कि किस तरह से और किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर्स हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर जब भी इंशाल्लाह आपका हो उसमें आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।